नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अहमदाबाद में विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दी जानकारी। कहा, हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, ब्लैक बॉक्स से मिलेंगे हादसे के सुराग, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी रविवार से 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का करेंगे दौरा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। नीट यूजी परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित। राजस्थान के महेश कुमार ने किया टॉप। महिलाओं में दिल्ली की अविका अग्रवाल ने मारी बाजी। इजराइल के साथ तनातनी के बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को दी चेतावनी। कहा, इजराइल की मदद करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। इजरायली रक्षा मंत्री कैट्स ने ईरान को भारी कीमत चुकाने की दी धमकी। और विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जीतने से कुछ ही कदम दूर दक्षिण अफ्रीका। 27 साल बाद आईसीसी खिताब का करेगी अपने नाम। शानदार बल्लेबाजी कर रहे मार्करम क्रीज पर मौजूद। और खबरों की शुरुआत करेंगे अहमदाबाद में 12 जून को हुए भयावह विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी है। इस दौरान बताया कि एयर इंडिया की यह निर्धारित उड़ान थी जिसमें कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड में जब विमान महज 650 फीट की ऊंचाई पर था, उसने अचानक ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से महज 2 किलोमीटर दूर मेधानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड्डयन मंत्रालय के सचिव समर कुमार सिन्हा ने बताया कि 6 बजे तक आग, इस जो घटना लगी थी, इस घटना हुई उसमें लगभग पूरी तरह से आग को बुझा लिया गया था। जांच के दौरान फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसकी जांच जारी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है। और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक AIB दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है। और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राम मोहन नायडू ने बताया कि इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। AAIB ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण कर रही है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. And one important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि गांधीनगर में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साइंस की टीम लगातार विमान हादसे के पीड़ित सभी परिवारों के DNA सैंपलिंग का काम कर रही है।
अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था। फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स है वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। और अहमदाबाद विमान हादसे के बाद मृतकों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। इसी क्रम में पीड़ितों के परिजन डीएनए सैंपल देने के लिए अहमदाबाद के बीजी मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। डीएनए सैंपल्स की जांच के बाद मृतकों की सटीक पहचान संभव हो पाएगी। और एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर श्रद्धांजलि दी गई। लंदन में भारतीय समुदाय ने विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इंडिया हाउस पर, जो कि भारत भवन या इंडिया हाउस भारतीय उच्चायोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा से के पहले चरण में पीएम साइप्रस गणराज्य जाएंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन में यह लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेज प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। पीएम राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा में पीएम अन्य शीर्ष हस्तियों से मुलाकात और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। 2 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस पहले साइप्रस दौरे को लेकर वहां बहुत उत्साह है। I think it's very important that the relations of these 2 countries will be addressed, and also I have no doubt in my mind that there will be a further strengthening of these relations in various aspects, including economy, science, cultural exchange. भारत साइप्रस के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते रहे हैं। भारत साइप्रस के आजादी के संघर्ष का समर्थक रहा। 1960 में साइप्रस की आजादी के बाद ये संबंध और मजबूत हुए। 1962 से दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक रिश्ते चले आ रहे हैं। 1974 में तुर्की ने हमला कर साइप्रस के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया। भारत इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार हल करने का समर्थक रहा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता। साइप्रस वैश्विक मंच पर भारत का मजबूत मित्र रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का साइप्रस ने हमेशा समर्थन किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी उसने लगातार समर्थन जताया है।
वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत साइप्रस सहयोग लगातार मजबूत होता आया है। रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा। वहीं बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से आतंकवाद, हरित विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचारों को और मजबूती मिलेगी। मेरे सहयोगी विमलेंदु पांडे और कैमरामैन सेंथिल और योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। वहीं इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के दौरान ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि अगर वे ईरान के हमलों को रोकने में इजराइल की मदद करते हैं तो ईरान पश्चिम एशिया में उनके ठिकानों और जहाज़ों को निशाना बनाएगा। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरानी इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागता रहा तो तेहरान को भारी नुकसान होगा। वहीं ईरानी समाचार एजेंसी ने शनिवार को उत्तर पश्चिमी तबरीज रिफाइनरी के पास एक इजरायली हमले की खबर दी है। इससे पहले ईरान ने बड़ा पलटवार करते हुए बीती रात इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के विभिन्न शहरों पर दागी दी गई। इजरायली मीडिया के अनुसार हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं 34 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि ईरान की तरफ से आने वाले ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। वहीं ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में फोर्डो परमाणु संयंत्र को कुछ नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ईरान के यज़्द शहर में इजराइल के साथ सहयोग करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इजराइल के खिलाफ हमले अभी जारी रहेंगे। वहीं इजराइल में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इजराइल के सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन करने की सलाह दी जाती है। एडवाइजरी में सावधानी बरतने के साथ ही देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा आश्रयों के निकट रहने का मशवरा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सहित उभरती स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति में दूतावास की 24/7 हेल्पलाइन +972 5475207111 और +972 543278 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। संपर्क करने के लिए ईमेल आईडी cons1.telaviv@mea.gov.in भी दी गई है। ईरान में भी भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। भारतीय दूतावास का कहना है कि जिन्हें मदद की जरूरत है वे ईरान में भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबरों +98 9128 109115 और +98 9128 109109 पर संपर्क कर सकते हैं। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट 2025 वैश्विक योग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग कई बीमारियों से बेहतर तरीके से निपटने में कारगर है और यही वजह है कि दुनिया भर में योगाचार्यों की मांग लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसको लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। एक कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भी आयोजित किया गया। योग कनेक्ट 2025 वैश्विक योग शिखर सम्मेलन के इस कार्यक्रम में देश भर के योग साधक मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से लेकर महामारी तक योग सब में फायदेमंद है। कार्यक्रम में योग के प्रभाव पर एक किताब का विमोचन किया गया। हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि
कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग तनाव से भरे जीवन में आत्मिक शांति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि योग आयुर्वेद से इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है। योग के जरिए एक नया इकोनॉमी मॉडल खड़ा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सरकार और विभिन्न प्राइवेट संस्थान देश के इस आयुर्वेद की थाती को विश्व कल्याण के लिए एक तरफ जहां नियोजित करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो उसके कारण से खड़ा हो रहा है। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग खुशहाली देता है। योगानुशासन के दो अर्थ हैं। एक तो योग का अनुशासन जो युगों युगों से चला आया, अनादिकाल से योग चला आया है और उसका हम अनुशासन कर रहे हैं। दूसरा है डिसिप्लिन ऑफ योर बॉडी, डिसिप्लिन ऑफ योर माइंड, अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का, चित्त चेतना, आत्मा का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव चरित्र आचरण का परिष्कार, संस्कार, अनुशासन। Our rishis gave in beautiful way AI to RI. The yoga is turning from AI to RI, or building the bridge between the AI and RI, artificial intelligence to rishis intelligence. 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है, जहां लाखों लोग योग सत्र में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में 1 लाख जगहों पर योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही आर्बिट्रेशन का हब बनेगा। में जो मारे गए हमारे सभी यात्री और पायलट और क्रू मेंबर्स और जो मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले, कुछ पढ़ने वाले डॉक्टर्स और कुछ अन्य लोग जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हुए मैं मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। हमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन शामिल है। इससे निवेशकों और व्यवसाय करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे भारतीय अदालतों पर केस का बोझ भी कम होगा। अनकोट। भारत आर्बिट्रेशन का हब बनेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के एक्सियोम 4 मिशन की इसरो ने नई लॉन्च तिथि की घोषणा कर दी है। मिशन अब आधिकारिक तौर पर 19 जून 2025 को लॉन्च किया जाना है। यह मिशन फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के विश्वसनीय फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के कुछ दिनों बाद इसरो ने नई लॉन्च तिथि की घोषणा कर दी है। प्रक्षेपण की तारीख की पुष्टि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, एक्सियोम स्पेस
और स्पेसएक्स के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने हाल ही में हुई तकनीकी चिंताओं पर चर्चा की। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक सेवारत पायलट और इसरो के सबसे नए अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम 4 मिशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दल में शामिल होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल नीट यूजी परीक्षा 4 मई को आयोजित की गई थी। इस साल नीट यूजी परीक्षा में 12,36,531 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। नीट यूजी 2025 के टॉप रैंकर्स की सूची में राजस्थान के महेश कुमार ने ऑल इंडिया रैंक में शीर्ष स्थान हासिल कर पूरे देश में टॉप किया है। उन्होंने 99.9999547 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया को दूसरी रैंक मिली है, जबकि महाराष्ट्र के कृषांग जोशी ने तीसरी रैंक और दिल्ली के मृणाल किशोर झा और अविका अग्रवाल ने क्रमशः चौथी और 5वीं रैंक हासिल की है। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसमें हर साल लाखों छात्र MBBS, BDS जैसे कोर्सों में दाखिले के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने प्रतिबंधित हिब्स उत तहरीर से संबंधित आतंकी साजिश मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में आज कई स्थानों पर तलाशी ली। भोपाल में 3 और झालावाड़ में 2 लोकेशंस पर यह तलाशी अभियान चलाया गया। हिब्स उत तहरीर और उसके सदस्यों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में NIA की जारी जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। NIA की टीमों ने तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस जब्त की और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। कमजोर मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने की हिब्स उत तहरीर की साजिश थी। साजिश के तहत युवाओं को भारत के लोकतंत्र के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस मामले में NIA की जांच जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सदस्यीय टीम ने अलग अलग देशों का दौरा किया था। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद भी फ्रांस के दौरे पर गए थे। एक प्रेस वार्ता के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को विदेश नीति की समझ नहीं है। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों को पाकिस्तान में दिखाया जाता है और वहां तालियां बजती हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दोनों देशों के बीच तय होंगे। इससे किसी तीसरे पक्ष की भूमिका इसमें नहीं है। उनकी सारी टिप्पणी पाकिस्तान टीवी पर दिखाई जाती है और ताली बजती है। जब देश लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ तो देश को कमजोर करने में लगे हुए थे। इररिस्पॉन्सिबल राहुल गांधी, गैर जिम्मेवार राहुल गांधी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर क्रिकेट के मैदान से। लॉर्ड्स में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने खिताब की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 282 रन के जवाब में चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट खोकर 233 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन शतकीय पारी खेलने वाले एडन मार्करम ने आज भी रन बनाना जारी रखा है। हालांकि कप्तान टेम्बा बाबुमा ने 66 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में वो आउट हुए। बाबुमा और मार्करम के बीच तीसरे विकेट के लिए 147 रन की साझेदारी हुई। जीत के लिए अफ्रीकी टीम को 49 रनों की जरूरत अभी भी है।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 207 रन पर सिमटी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक 58 रन मिचेल स्टार्क ने बनाए। स्टार्क और हेजलवुड ने आखिरी विकेट के लिए 59 रन जोड़े। अफ्रीकी टीम की ओर से कागिसो रबाडा ने 4 और एनगिडी ने 3 विकेट झटके। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।